हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो टिल नाउ वी हैव फिनिश्ड यूनिट 1 some basic concept of chemistry. Today we are going to start next topic, that is states of matter, and in this chapter we will discuss basically gaseous state. और शुरुआत में हमारे पास कुछ प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि मैटर किन से मिलकर बना होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं और कोई मैटर एग्जिस्ट करता है, तो मान लो कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम कर रहे होते हैं, और जिनको हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो intermolecular forces, these are the forces of attraction, these are the forces of attraction and repulsion between interacting पार्टिकल्स। और ये इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और इसमें हम लोग एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, इनको एक्सक्लूड करके हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक और कोवैलेंट बॉन्ड्स ये हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इन जनरल टर्म है, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वांडर वाल्स फोर्सेस। जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उन्हीं को वांडर वाल फोर्सेस कहा जाता है, जो कि वांडर वाल्स नाम के साइंटिस्ट पर पढ़ा था। तो ये फॉलोइंग टाइप के होते हैं। दीज आर ऑफ द following types, these are of the following types। तो फर्स्ट है, इसमें ए पार्ट है डिस्पर्सन फोर्सेस आर लंदन फोर्सेस। डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस इनको कहा जाता है। तो ये दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करते हैं
जिनके पास कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, तो जैसे एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स with no dipole moments। डाइपोल मोमेंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस हिसाब से उनके बीच में एक स्मॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, जिनको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब ये बट ए डाइपोल में डेवलप but a dipole may develop momentarily in such atoms or molecules, but a dipole may develop momentarily in such atoms or molecules। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि ये कोई एटम ए है, ये कोई एटम बी है, एटम ए, एटम बी, और ये न्यूक्लियस हो गया इसका, और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। तो अभी जो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। अब इनके बीच में एक इंड्यूस्ड चार्ज आ गया, तो इसका निगेटिव चार्ज इधर कंसंट्रेट हो गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो इंस्टंटेनियस डाइपोल्स बन गए। इंस्टंटेनियस डाइपोल्स आर फार्म्ड। तो अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगा, और इसी चीज को वांडर वाल्स फोर्सेस की कैटेगरी डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस कहा गया। इन्हीं को वांडरवाल फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस कहा गया। इसका उल्टा भी डाइपोल डेवलप हो सकता है कि उसका निगेटिव चार्ज इधर हो जाए, तो ये इंस्टेंटेनियस डेवलपमेंट होता है और डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। और इनके एग्जाम्पल जो हम लोग लिख सकते हैं, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट बात है। ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। दूसरी बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁶
और जहाँ पर r डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं r 1/r⁶. एग्जाम्पल, ओनली एट शॉर्ट डिस्टेंस, एट्स only at very short distance around 500 पिकोमीटर, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस अराउंड 500 पिकोमीटर पर काम करते हैं. और इनके एग्जाम्पल हो गए लाइक, तो एग्जाम्पल्स हो गए, हीलियम, आर्गन, CO2, Cl2, और वो भी मतलब एटसेट्रा. डाइपोल मोमेंट 0 होना चाहिए. अब जो नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट टाइप का वांडरवाल फोर्स, वो हो गया डाइपोल फोर्सेस. तो बी पार्ट हो गया डाइपोल फोर्सेस. बी पार्ट हमारा हो गया डाइपोल फोर्सेस. तो एक्ट्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, possessing permanent dipoles. अब जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, एग्जाम्पल HCl मॉलिक्यूल्स. तो HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl में H है और Cl है. अब H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl माइनस के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. तो क्योंकि Cl माइनस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अब होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर लेता है. तो जैसे HCl का मॉलिक्यूल है, तो H और Cl, तो इसका पॉजिटिव एंड और इसका नेगेटिव एंड दूसरे वाले HCl के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर लेता है. तो एक फोर्स काम करने लगता है जिसको हम लोग डाइपोल इंटरैक्शन कहते हैं. तो ये हो गया डाइपोल इंटर एक्शन बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स. और ये जो होता है डाइपोल इंटरैक्शन बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइपोल interaction between stationary polar molecules, dipole interaction between stationary polar molecules is proportional to 1/r⁴, and that between rotating polar molecules
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। तो ये एग्जाम्पल याद रखने की ज़रूरत है कि अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल है तो जो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है वो 1/r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो 1/r⁶ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो थर्ड कैटेगरी है हमारी, सी पार्ट, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। तो acts between a polar molecule having permanent dipole and a non-polar molecule। तो acts between a polar molecule having permanent dipole and a non-polar molecule। तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव या निगेटिव इंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव या निगेटिव इंड इंड्यूस कर देता है। तो जैसे जब कोई पोलर मॉलिक्यूल, अब पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसका एक पॉजिटिव इंड होगा, इसका एक निगेटिव इंड होगा। तो यह है पोलर मॉलिक्यूल, और इसका कोई, और ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब जब इंटरेक्शन होगा तो पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव इंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, पॉजिटिव और निगेटिव नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर एक पॉजिटिव और निगेटिव इंड्यूस्ड कर देगा। तो ये हो गया परमानेंट डाइपोल, और ये हो गया हमारा इंड्यूस्ड डाइपोल। और ये जो होता है, दिस इंटरएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। ये भी 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसके बाद और भी टाइप के इंटरएक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और ये सब फोर्सेस हो गए। ये हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी मतलब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मोशन, एटम्स के मोशन और मॉलिक्यूल्स के मोशन के चलते जो एनर्जी रहती है, उसी चीज़ को हम लोग थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो इट इज़ द एनर्जी ऑफ ए बॉडी by virtue of motion of its atoms or molecules and is directly proportional to temperature
तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और थर्मल एनर्जी में एक रिलेशन होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस and thermal interactions। तो थर्मल इंटरैक्शन जितना ज़्यादा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतने कम होंगे, या इसका उल्टा भी ट्रू है। तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास फ्रीडम बहुत ज़्यादा होती है, तो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को, एक गैस, लिक्विड और तीनों स्टेट को एक साथ लिखें, तो ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। तो गैस से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लिक्विड में और उससे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में। तो ये हो गया प्रीडोमिनेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। तो थर्मल एनर्जी इसका ठीक उल्टा होगा। तो थर्मल एनर्जी अगर हम लोग बनाएंगे, तो थर्मल एनर्जी गैस, लिक्विड और फिर सॉलिड। तो थर्मल एनर्जी, तो ये हो गया प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल इंटरैक्शंस। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि थर्मल इंटरैक्शंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि गैस के अंदर थर्मल इंटरैक्शन सबसे ज़्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम है। उसके बाद लिक्विड दोनों के बीच में आता है और सॉलिड के अंदर थर्मल इंटरैक्शन सबसे कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा ये हो गया कि मैटर के बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं और उनका आपस में इंटरैक्शन का क्या होता है। तो 3 टाइप के इंटरैक्शन हम लोगों ने देखे। अब हम लोग आ जाते हैं ओरिजिनल चैप्टर, जिसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोगों को यहाँ से पढ़ना है, द गैसियस स्टेट। तो अब गैसियस स्टेट में क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शन सबसे कम होता है। अगर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में देखने की कोशिश करें, तो द गैसियस, अगर हम लोग पूरे पीरियोडिक टेबल में देखने की कोशिश करें तो जो 18 ग्रुप है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, वो पूरा का पूरा हमारा गैस है। तो ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन। और ग्रुप नंबर 18 में सारे के सारे गैसेस हैं। तो
ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, उसके नीचे नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। ये इस तरीके से, तो ये सारे के सारे गैसेज इन पीरियाडिक टेबल। तो ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन गैस है, 15 में ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन गैस है, ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन, और ग्रुप नंबर 18 में पूरा का पूरा ग्रुप गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान एंड रेडान। अभी हम लोग इंटरैक्शंस पढ़ रहे थे, तो गैसियस स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन होता है वो लीस्ट होता है और थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो द गैसियस स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। तो गैसेज हैव फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। गैसेज में फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, एक्सर्ट प्रेशर इन इक्वली इन all directions, least density, no fixed volume and shape, no fixed वॉल्यूम एंड शेप, कोई फिक्स वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। गैसेज मिक्स evenly and completely in all proportions without any mechanical aid, without any मैकेनिकल एड, मतलब बिना किसी मैकेनिकल हेल्प के गैसेज बड़ी आसानी से आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि गैसेज हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और गैस की डेंसिटी सबसे लीस्ट होती है इन कंपेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, और गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता। एक्चुअली में जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का वॉल्यूम और शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और गैसेज के मिक्सचर को आपस में मिलाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द गैस लॉज। तो कुछ लॉज होते हैं जिनसे हम गैस का पूरा गैसीय सिस्टम डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें पहला हमारा है बॉयल्स लॉ
और ये प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बताता है। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप, या इसको पीवी रिलेशन भी कहा जाता है। तो इसमें कहा गया, इसका स्टेटमेंट जो है वो ये है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो पहले आप लोग स्टेटमेंट देखें। एट कांस्टेंट टेम्परेचर for a fixed amount of gas, the pressure of the gas is inversely proportional to the pressure of the gas is inversely proportional to the volume of the gas। और इसी चीज़ को बॉयल्स लॉ कहा जाता है कि अगर हम टेम्परेचर फिक्स कर दें और गैस का अमाउंट फिक्स कर दें तो गैस का प्रेशर उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। तो P इक्वल्स टू K1/B, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, और जहाँ पर K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इफ ए गैस at constant temperature और फिक्स्ड अमाउंट है तो प्रेशर P1 वॉल्यूम B1 से प्रेशर P2 वॉल्यूम B2 तक ले जाया गया। तो हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया और वॉल्यूम फिक्स कर दिया। तो एज ए रिजल्ट P1 V1 कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अब ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर कई सारे न्यूमेरिकल लगाने रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और हमको इस पर कई सारे न्यूमेरिकल लगाने रहते हैं। अब इसमें हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ गैसियस लॉ वाले चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखता है और ये पीवी कर्व है। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर खींचा गया है तो पी और वी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं और ये एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर T पर खींचा गया है। और मान लो ऐसे कई सारे गैस होते, नहीं एक ही गैस है, ए गैस फिक्स्ड अमाउंट, कोई एक सिंगल गैस है जिसका फिक्स्ड अमाउंट है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T1 T2 T3 एंड T4 एट्सेट्रा। तो
ये हो गया टेम्परेचर T1 पर, ये हो गया टेम्परेचर T2 पर, ये हो गया टेम्परेचर T3 पर, और ये हो गया टेम्परेचर T4 पर। तो एक सिंगल गैस है, ये वाला जो ग्राफ है, एक सिंगल गैस है, और सिंगल गैस के लिए फिक्स्ड अमाउंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर पीवी कर्व खींचे गए हैं। तो इस ऊपर वाले ग्राफ में हम लोग ये कह सकते हैं कि T4 ग्रेटर दैन T3 ग्रेटर दैन T2 ग्रेटर दैन T1 होगा। ये है। अच्छा, P और V के बीच का ग्राफ वो है, इस ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। टेम्परेचर फिक्स है तो इसको आइसोथर्म भी कहा जाता है। टेम्परेचर फिक्स है तो आइसोथर्म भी कहा जाता है। अब अगर P और 1/V के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो P और 1/V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया, इस एक्सिस पर अगर 1/V खींचा गया और इस एक्सिस पर P, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया एंड सो ऑन। तो T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 होगा, क्योंकि P और 1/V के बीच का ग्राफ जो स्लोप है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये तीनों ग्राफ हम लोग एक बार और ध्यान से देख लें कि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो जैसे जैसे P बढ़ाएंगे V घटेगा। तो अगर हम कहें कि जब जब P बढ़ेगा तो V घटेगा, तो इधर से इधर जाने पर V बढ़ता गया है तो P घटता जाएगा, इधर से इधर आने पर V बढ़ता जाएगा तो V घटता जाएगा, P बढ़ता जाएगा किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इस ग्राफ का नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको आइसोथर्म कहा जाता है। नेक्स्ट ग्राफ हमारा जो है वो एक ही गैस है जिसका मास हमने फिक्स लिया और डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 T3 पर लिया गया है। तो अलग अलग पर खींचा गया, 4 आइसोथर्म बने, तो इसके हिसाब से T4 सबसे बड़ा टेम्परेचर रहा होगा, फिर T3 फिर T2 फिर T1। P और 1/V के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V, ध्यान देना है कि ये स्ट्रेट लाइन है। P और 1/V के बीच का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब डेंसिटी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डेंसिटी D equals to m/V and m is fixed। अब अगर m हमने फिक्स कर दिया तो D is inversely proportional to 1/V, तो P is directly proportional to D, तो P is directly proportional to D, तो P equals to KD या P1/P2 equals to D1/D2, ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब हम ये लोग ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज ए रिजल्ट, at constant temperature for a
fixed amount pressure of the gas is directly proportional to the density of the gas। तो P और D के बीच का अगर हम ग्राफ खींचें, D मतलब यहाँ पर डेंसिटी है और P मतलब प्रेशर है। फॉर ए गैस एट फिक्स्ड टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मास, हमने टेम्परेचर और मास उसका फिक्स कर दिया है, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D आ जाएगा। तो ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल केस में जैसे अब अगर हम लोग एक एग्जांपल करें, इस पर बॉयल ला पर, तो एक सिंपल सा एग्जांपल करें कि ये गैस एट प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर वॉल्यूम 20 लीटर is taken to another pressure 10 atmosphere at constant temperature। Calculate new volume of the gas, न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो हम लोग क्योंकि टेम्परेचर में कांस्टेंट है और गैस का अमाउंट फिक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो P1 हो गया हमारा 5 एटमॉस्फेयर और V1 हमारा हो गया 20 लीटर, P2 हमारा हो गया 10 एटमॉस्फेयर और तो V2 बताना है। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो 5 इंटू 20 इक्वल्स टू 10 इंटू V2, तो V2 आ जाएगा 10 लीटर। या फिर इन जनरल हम कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। और इफ प्रेशर इज डबल्ड वॉल्यूम becomes half and vice versa। तो इस टाइप के एग्जाम्पल मिलेंगे और इन पर क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, कवर कर लिया, गैस ला स्टार्ट हो गया है। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।